अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपको अपने चैनल वैंस वीलॉग पर एक मर्तबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। जो लोग हमारे साथ हमारी वीडियोस देख रहे हैं वो ये बात जानते हैं कि हम लोगों ने आइनब्रुगरुंग टेस्ट की तैयारी जर्मन लैंग्वेज में, जो जर्मन में लैंग्वेज में टेस्ट होता है उसकी तैयारी हम लोग उर्दू ज़बान में अपने चैनल पर करवा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो और 2 वीडियोस जिसके अंदर 30 सवाल थे, यानी कुल 60 सवाल हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। और उन 2 वीडियोस के अंदर मैं अगर शॉर्ट समरी बताऊं तो दूसरी जंग अज़ीम से पहले के हालात से लेकर अभी तक जब जर्मनी तकसीम हुआ ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में, DDR और BRD में, और उसके बाद जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर होना शुरू हुए यूरोपीय यूनियन में, यूरोप में। और फिर हमने ये देखा कि वहाँ पर एहतजाज शुरू हो गया 1989 की डेट्स मोनटाग डेमोस्ट्रेशन के नाम से DDR में, वीयर्स इन दस फोल्क कि हम लोग आवाम हैं। अब वहाँ ये मुतालबा था कि दीवार बर्लिन को, या ईस्ट और वेस्ट जर्मनी अब दोनों एक बार दोबारा आइन हाइट यानी यूनिटी की तरफ जाने लगे हैं। तो हमने अभी तक फ़िलहाल 60 सवाल कवर कर लिए थे। इस वीडियो के अंदर भी हम 30 सवाल मज़ीद कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला सवाल। हमारा आज का पहला सवाल ये है, व्हेन वुड द मॉयर इन बर्लिन फॉर ऑले ग्योफनेट, कि बर्लिन के अंदर जो दीवार बनाई गई है इसको दीवार बर्लिन कहते हैं। इस सवाल में पूछा जा रहा है कि वो दीवार कब सबके लिए खोल दी गई थी। आपको पता है ओफनेन से फिर ग्योफनेट ओपनड के पास पार्टिसिपल फॉर्म है। जर्मन लैंग्वेज हम नहीं पढ़ रहे, लेकिन बहरहाल ये मैंने सोचा आपको बता दूं। तो ये पूछ रहे हैं कि दीवार बर्लिन कब खोली गई थी। तो ये बात आप जहन में रख लें कि दीवार बर्लिन जो है वो 1989 में वो दीवार टूट गई थी और ईस्ट और वेस्ट जर्मनी यकजा हो गए थे, एक हो गए थे। तो वो जो सन है वो आप याद कर लें, इम्तिहान में पूछा भी जाता है, काफ़ी सवाल आता है इसका। वो साल 1989 था जब दीवार बर्लिन वॉल मॉयर इन बर्लिन जो है वो सबके लिए खोल दी गई थी। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। am the 3. अक्टूबर फाइट मान इन डॉइचलैंड एंड टाग दैट डॉइचन। 3 अक्टूबर वो तारीख थी जब वो दीवार टूटी थी और वीदर फराइनिगुंग या आइनहाइट यूनिटी हो गई थी। ईस्ट यानी DDR डोइचे डेमोक्रेटिश रिपब्लिक और वेस्ट जर्मनी BRD बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड दोबारा एक हो गए थे। तो इस दिन को टाग दर डोइचे आइनहाइट कहा जाता है। टाग दर नासियोन नहीं कहा जाता, टाग दर बुंदिसलैंडे नहीं कहा जाता, टाग दर स्टेडे नहीं कहा जाता। 3 अक्टूबर की जो तारीख़ है वो टाग दर डोइचे आइनहाइट जर्मन यकजहती का दिन के तौर पे उसको याद किया जाता है, टाग दर डोइचे आइनहाइट। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है वरूम नेंड मान द साइड इम हर्ब्स 1989 इन द DDR दी वेंडे, कि वो जो 1989 का साल था, 1989 का जो साल था DDR में डोइचे डेमोक्रेटिश रिपब्लिक में, उसको क्यों जाना जाता है दी वेंडे के नाम से। वेंडे से मुराद होता है, आपको पता है वेंडन इस्तेमाल करते हैं एक वर्ब फ्लिप करने को, टर्न अराउंड। तो जो 1989 का जो साल था उसको जो है क्यों ख़ास तौर पे उसकी जो ख़ज़ां का साल था, उसमें जो आखिरी के जो बिल्कुल अगस्त सितंबर का जो टाइम था उसको क्यों 1989 में दिवेंडे यानी एक टर्न अराउंड के तौर उसके नाम से याद किया जाता है। उसमें क्या हुआ था इन दिस साइड द DDR पोलिटिश एंडगन। आपको पता है हम इस्तेमाल करते हैं चेंज होने को, टू चेंज, टू मॉडिफाई, एक ये वर्ब है। तो कह रहे हैं उस टाइम के अंदर जो DDR की पॉलिटिक्स थी डोइचे डेमोक्रेटिश रिपब्लिक की, वो 1989 में वो क्या हुआ था उस पॉलिटिक को। हमें पता है कि वहाँ पर जब ये तकसीम हुआ, सोवियत यूनियन के अंडर गया, 1949 में DDR बना, तो वहाँ पर एक तरह का डिक्टेटरशिप थी, हर चीज़ सोवियत यूनियन के अंडर थी। वहाँ पर हमने एहतजाज भी देखे मुख्तलिफ। 1953 में 1953 में एहतजाज हुआ, वर्कर्स को प्रॉपर राइट नहीं दिए जाते थे, फिर दीवार बना दी गई। तो उस दौरान क्या हुआ, फिर जब 1989 में ये वो दीवार टूटी और जर्मनी दोबारा बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड में शामिल हो गया DDR, तो वो एक डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटी की तरफ आ गया। फोन आइनर डिक्टाटोर सो डेमोक्रेटी, कि वो डेमोक्रेटी में आ गया। या फोन आइनर लिबरल मार्क विशाफ्ट सोशलिज्म, के वो हम जानते हैं कि DDR का जो मार्क विशाफ्ट था, जो इकोनॉमिक सिस्टम था, वो प्लान विशाफ्ट। तो लिबरल से सोशलिज्म की तरफ ये जवाब भी ठीक नहीं है।
ना वो मुनारकी थी, वो एक डिक्टेटरशिप थी डीडीआर के अंदर, कि वो बादशाहत, मुनारकी बादशाहत को कहा जाता है कि वो एक बादशाह से सोशल डेमोक्रेटी में तब्दील हो गया, ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। फिर आइनम रिलीजियस स्टेट के वो एक रिलीजियस स्टेट से आइनम कम्युनिस्ट स्टेट के वो जो कम्युनिस्ट स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ये भी ठीक नहीं है। वो एक डिक्टाटोर यानी डिक्टेटरशिप से एक डेमोक्रेटी में तब्दील हुआ, क्योंकि वो दीवार टूटी और वेस्ट जर्मनी में आके मिला, जो कि खुद एक डेमोक्रेटिक सिस्टम था, BRD। तो वो एक डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेटी की तरफ का टाइम था। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि वेल्शे दर फोलगेंडे ऑफलिस्टुंगन एंटाल नोर बुंदेसलैंडर दिसुम gebiet der Figuren in DDR gehörten के इनमें से फोलगेंडे आपको पता है फॉलोइंग में ऑफलिस्टुंग को इस्तेमाल करते हैं, लिस्टिंग्स, लिस्ट जो लिस्ट दी हुई है उन्होंने चार लिस्ट दी हुई है यहाँ पर। इनमें से कौन सी लिस्ट है इनमें से जो कि एंहाल्टन का वर्ब है जो हम इस्तेमाल करते हैं कंटेन करना किसी चीज़ को, इनमें से कौन सी वो लिस्ट है इन चारों में से जो कि उन बुंदेसलैंड या वो जर्मन सूबों की लिस्ट है जो कि दी सुम गिबीट वो एरियाज दे फिगुगन जो कि पहले DDR में थे। मैंने आपको बताया था कुल 5 जर्मन रियासतें ऐसी थीं या जर्मन सूबे ऐसे थे जो DDR जो ईस्ट साइड पे थे, जो हम ओस्टर्न साइड है जर्मनी की जो है ओस्ट साइड है वहाँ पर थे, जो DDR का हिस्सा थे, जो कि सोवियत यूनियन के अंदर थे। कुल टोटल वो 5 सूबे थे जो DDR में थे। वो कौन से थे? तो आपको ये याद करना पड़ेगा। ये सवाल इससे रिलेटेड 5-6 सवाल अभी आगे भी आएंगे, तो अपने पास आप बेशक नोट कर लें वो रियासतें। अगर आपको अभी जर्मनी का नक्शा पता है, जो हम आगे दोबारा भी देखेंगे कि 5 रियासतें थीं, या आप 5 सूबे कह लें तो बेहतर रहेगा। 5 सूबे जर्मनी के ऐसे थे जो ईस्ट DDR डोइचे डेमोक्रेटिस्che रिपब्लिक या ईस्ट जर्मनी में शामिल थे। अगर आपको नक्शे से पता है, वो बात शायद आप लोगों में से कुछ लोगों जानते हो जर्मनी के नक्शे को कि साउथ साइड कौन सी है, नॉर्थ कौन सी है, ईस्ट कौन सी है, तो उनको शायद पता हो, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं कि उनमें जो था वो नॉर्थ राइन वेस्टफालिया नहीं था, या नीदरसाक्सन या हेसन भी नहीं था, इवन श्लेस्विग होल्स्टाइन भी नहीं था, ब्रांडनबुर्ग था। बेसिकली ये है, आप यहाँ से याद करना है। उसके अंदर मैक्लेनबुर्ग फोरपोमेन जो कि ये भी सब ईस्ट की तरफ ही थे। ये मैक्लेनबुर्ग फोरपोमेन जो है जिसका कैपिटल श्वेगिन है, जो डेनमार्क की जानिब लगता है। फिर ब्रांडनबुर्ग भी स्टेट थी जिसका आजकल कैपिटल पोट्सडाम है, ये बर्लिन के आसपास का इलाका है, ये भी उस वक्त DDR में था। साक्सन है जिसको हम लोग सैक्सोनी भी कहते हैं, ये इसका कैपिटल ड्रेसडेन है। फिर साक्सन अनहाल्ट है, ये भी ईस्ट साइड पे था, जहाँ पर मागडीबुर्ग जिसका कैपिटल हाउप्टस्टाड दारुल खिलाफा आप जो भी कह लें वो है। फिर थुरंगिया की स्टेट थी जिसमें एयरफोर्ट आता है उसका कैपिटल। तो ये सारी ईस्ट की तरफ की जो कुछ रियासतें थी, कुछ सूबे थे, ये DDR में थे। तो ये जवाब उसका दुरुस्त है। बायन बादन ये जो जर्मनी के साउथर्न साइड है, ये BRD में थे, DDR में नहीं थे। इस तरह यहाँ पर हेसन है, नीदरसाक्सन है, ब्रांडनबुर्ग वहाँ पर था ज़रूर, साक्सन भी था, थुरंगिया, लेकिन हेसन नीदरसाक्सन नहीं थे। आपको ये याद करना होगा कि मैक्लेनबुर्ग फोरपोमेन, ब्रांडनबुर्ग, साक्सन अनहाल्ट, थुरंगिया ये उस टाइम DDR का हिस्सा थे। और दीवार जब टूटी, दीवार बर्लिन 3 अक्टूबर 1989 उसकी तारीख जो याद रखी जाती है डोइचे आइनहाइट की, तो ये 5 रियासतें, 5 सूबे वेस्ट जर्मनी यानी BRD बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड में आकर मर्ज हो गए। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पे। वेल्शे सोइटे के डोइचे बुंदेसलैंड के हर्टे फुअर सुम के बीट DDR। अब उन्होंने अभी इंडिविजुअल सवाल देना शुरू कर दिए कि इनमें से कौन सी स्टेट थी जो कि DDR में शामिल थी। हमें पता है बायन नहीं थी, नीदरसाक्सन जिसका कैपिटल हनूवर है ये भी उसमें शामिल नहीं थी, बादन व्यूर्टम्बर्ग जिसका कैपिटल स्टुटगार्ट है, बायरन का म्यूनिख है, ये शामिल नहीं थी। साक्सन थी, साक्सन वो स्टेट थी जो कि DDR में शामिल थी, जिसका कैपिटल मैंने आपको बताया ड्रेसडेन है। हम लोग इंडिविजुअली भी इन 300 सवालात के बाद हर स्टेट के सवालात भी कवर करेंगे, जो कि हर स्टेट के अपने सवालात, उनकी कैपिटल यानी हाउप्टस्टाड भी आएगा, लैंड क्राइस के सवाल होते हैं उनका, उसमें फिर आपके वापन उनका एक सिंबल होता है वो कैसा, सब सवाल हम स्टेट के क्वेश्चंस में कवर करेंगे। अभी ये सवाल यहाँ पर आपको याद ही करना होगा कि साक्सन वो स्टेट थी जो कि पहले DDR में थी। अगला सवाल भी वही है कि इनमें से कौन सी स्टेट थी जो कि DDR में थी। हेसन, बायरन जिसका कैपिटल वीसबाडन है, बायरन भी नहीं थी, ब्रेमन भी नहीं थी, थुरिंगिया वो स्टेट थी, मैंने इससे 2 सवाल पहले भी देखा, जो कि DDR का हिस्सा थी।
अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर, जो कि दोबारा एक दफ़ा डीडीआर में कौन सी स्टेट थी। हेसन नहीं थी, हमने देखा। श्लेस्विग होल्स्टाइन भी नहीं थी, सारलैंड भी नहीं थी, मैक्लेनबर्ग फोरपोमेन ये स्टेट थी जो कि डीडीआर का हिस्सा थी। या आप अपने पास नोट कर लें, उसको याद कर लें। अगले सवाल पर चलेंगे, जो कि दोबारा उसी से रिलेटेड है कि डीडीआर कौन सी जर्मन स्टेट थी जो कि डीडीआर का हिस्सा थी। हमें पता है वो साक्सन अनहाल्ट थी, जिसका कैपिटल माग्डेबुर्ग है। नॉर्थ राइन वेस्टफालिया, एनआरवे, सारलैंड या हेसन नहीं थी। तो ये बहरहाल सब चीज़ें याद करने से ताल्लुक़ रखती हैं, जो कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी। फिर अगला भी वही सवाल है जो हमने पहले देख लिया है कि कौन सी जो सूबा था जो कि डीडीआर का हिस्सा था। बायरन नहीं था, सारलैंड, हेसन ही, ब्रांडनबुर्ग जो कि बर्लिन के आसपास का इलाका है, इसका कैपिटल पोट्सडाम है। तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है वी वर द Beitritt der DDR zur Bundesrepublik of Deutschland im Jahr 1990 allgemein genannt। इस दिन को कैसे याद किया जाता है? जो बाइट्रिट आपको पता है, हम बाइट्रिट कहते हैं ज्वाइनिंग करने को, ज्वाइन करने को, कि किस तरह जब डीडीआर ने ज्वाइन किया बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड को, वेस्ट जर्मनी को, या बेआरडी इसको हम कहते हैं, जब वो दीवार टूटी, दोनों मर्ज हो गए, 1990 के साल में जब ऑफिशियली वो डिक्लेयर हो गए कि अब ये दोनों एक मुल्क हैं, तो उसको किस तरह याद किया जाता है? नेटो ओस्टरवाइटरूम के जो ईस्ट साइड थी वो नेटो में शामिल हुई, ये भी जवाब ठीक नहीं है इसका। EU यूरोपीय यूनियन की ओस्टरवाइटरूम को एयर वाइटरूम कहते हैं, कि उसकी एक्सटेंशन होना, कि यूरोपीय यूनियन एक्सटेंड हुई थी, ये भी ठीक नहीं है। उसको कहते हैं डोइचे वीदरफेराइनिgung, कि जर्मनी दोबारा से एक हो गया, दोबारा से आइनहाइट यूनिटी हो गई, वीदरफेराइनिgung, ये इसका दुरुस्त जवाब है। या यूरोपीय गेमाइनशाफ्ट के कोई यूरोपियन कम्युनिटी नहीं, उसको टाग डोइचे आइनहाइट या डोइचे वीदरफेराइनिgung कहते हैं उस टर्म को। तो ये जवाब हमारा दुरुस्त है। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल के जानिब, जो कि है वी वर्जन दी बुंदेस रिपब्लिक डॉइचलैंड ऑन दी डीडीआर सो आइनम स्टार्ट, कि किस तरह जो बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड जो बेआरडे वेस्ट जर्मनी था, और डीडीआर जो कि ईस्ट जर्मनी डोइचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, वो किस तरह एक मुल्क बन गए। तो बुंदेस रिपब्लिक हार्ड दी डीडीआर विजेट्स, कि वेस्ट जर्मनी ने, बेआरडे ने, बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड ने, आप जो भी कह लें, उन्होंने डीडीआर पे कब्जा कर लिया था। विजेट्स कहते हैं उसको ऑक्यूपाई कर लेना या उस पर कब्जा कर लेना। ये जवाब ठीक नहीं है। दी हॉइटिगन फुनफ ओस्लेशन बुंदेसलैंडर जिन दी बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड बाई गेट्रेटन, ये जवाब इसका दुरुस्त है। कि हमने पहले भी देखा, एक होता है वर्ब बाइट्रेटन ज्वाइन करने को या ज्वाइनिंग को। तो आज जो 5 जो ओस्लेशन बुंदेसलैंड हैं, वो 5 जर्मन सूबे जो कि ईस्ट साइड पे, जिनके हमने अभी नाम भी देखे हैं पिछले सवालों के अंदर, पिछले सवाल उन्हीं के हवालों से थे। तो ये जो आपके पास दी हॉइटिगन फुनफ ओस्ट्रिया बुंदेसलैंड हैं, जो कि 5 मौजूदा जर्मनी की इस वाली रियासतें हैं, ये जो हैं ये आके मिली थी बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड के साथ। तो इस वजह से क्या हुआ था, आपके पास ये दोनों एक मुल्क बन गए थे। दी वेस्टलिशियन बुंदेसलैंडर्स इन द डीडीआर बाई गेट्रेटन के, या जो वेस्ट स्टेट्स थी जर्मनी की, वो डीडीआर में जाके मिल गई थी, या डीडीआर हार्ड दी बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड बेजेट्स, या डीडीआर ने ईस्ट जर्मनी ने वेस्ट जर्मनी पे कब्जा कर लिया था, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था। ये सारे जवाब गलत हैं, सिर्फ एक जवाब दुरुस्त है कि आज की जो 5 ओस्ट्रिया बुंदेसलैंड हैं, जो हमने पिछले सवाल में भी काफ़ी ज़रा डीप में जाके देख लिया था, कि वो शामिल हो गई थी बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड के अंदर, जिसके अंदर मैक्लेनबर्ग फोरपोमेन है, फिर ब्रांडनबुर्ग आती है, साक्सन आता है, साक्सन अनहाल्ट है, थुरिंगिया है। ये 5 स्टेट्स थी जो कि आके शामिल हो गई थी बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड में। तो इस तरह बेआरडी और डीडीआर ये दोनों मिलकर एक मुल्क बन गए थे। तो ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। मिड देम बाइट्रेट द डीडीआर सो बुंदेस रिपब्लिक डॉइचलैंड गिहोरेन दी नोएन बुंदेसलैंड नोनाउख, कि जैसे ही आपके पास डीडीआर बेआरडी में आके मिला, जर्मनी दोबारा एक हो गया ईस्ट और वेस्ट, तो जो नई रियासतें, नए सूबे थे, जो कि 5 जर्मन सूबे नए आके शामिल हुए थे डीडीआर से, अब वो भी किस में, नोनाउख, अब वो भी किस में शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन में। वर्षा पैक्ट तो फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रही, क्योंकि डीडीआर पहले वर्षा पैक्ट का हिस्सा था, जो रशिया ने, सोवियत यूनियन ने या ईस्ट यूरोप की रियासतों ने मिलकर एक मुआहदा किया था, उसका डीडीआर उस वक्त हिस्सा था। लेकिन जब वो दीवार टूटी, वो डीडीआर बेआरडी में आके मिल गया, बुंदेस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड में आके मिल गया। तो आपको पता है कि वेस्ट जर्मनी पहले से ही
यूरोपियन यूनियन का पार्ट या यूरोपियन यूनियन का प्रोसेस शुरू हो चुका था, उसका पार्ट बन चुका था। तो जब DDR भी बुंदेसरिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड में आके मिल गया, 5 रियासतें भी आके यानी मिल गई, 5 सूबे, तो फिर वो भी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गए, ना कि वर्षा पैक्ट का हिस्सा बन गए। या आपको पता है ओपेक, जो कि ऑयल सप्लाइंग कंट्री हैं, जो कि ऑयल सप्लाई करती हैं, ये उनका एक इदारा है ओपेक, ये उसका हिस्सा बन गए, ये भी ठीक नहीं है। या फिर यूरोपियन वर्टाइडिगुंगेमाइनशाफ्ट के यूरोपियन वर्टाइडिगन कहते हैं, एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिफेंड करने को, डिफेंस, वर्टाइडिगर डिफेंडर। तो यूरोपियन जो वर्टाइडिगुंगेमाइनशाफ्ट है ये उसका हिस्सा बन गई। जो नए सूबे हैं, वो नए सूबे भी ऑटोमेटिकली जो कि जर्मनी का हिस्सा बने, और जर्मनी पार्ट था यूरोपीय यूनियन का, तो ये पूरे 5 सूबे भी फिर यूरोपीय यूनियन का, जर्मनी यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, तो ये 5 सूबे भी ऑटोमेटिकली क्या हुआ, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गए। ना कि वर्षा पैक्ट का या ऑयल प्रोड्यूसिंग जो आपके पास कंट्रीज़ हैं उनका जो एक एसोसिएशन है उसका हिस्सा भी नहीं ना बना, ना कि वर्टाइडिगुंगेमाइनशाफ्ट का, सिंपल है यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। आप इसको इस तरह याद कर लें। अगला सवाल है, वॉज बेडोटेड द बिग्रिफ यूरोपेशी इंटीग्रासियोन, कि यूरोपियन इंटीग्रेशन के जो यूरोप दोबारा एक हो गया, यूरोपेशी इंटीग्रासियोन, उससे क्या मतलब है, वॉज बेडोटे, उसका क्या मीनिंग है, इससे हम क्या समझ सकते हैं। द मिट इज अमेरिकानिश आइनवेंडर इन यूरोपा के माइंड, इसका मतलब ये है कि वो जो कि आइनवेंडर कहते हैं इमिग्रेंट्स को जो कि आते हैं, तो इससे कह रहे हैं, इससे मुराद ये है कि यूरोपेशी इंटीग्रासियोन से मुराद ये है कि नाम ज़ाहिर है कि यूरोपियन की कुछ इंटीग्रेशन हुई होगी, जो कि हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है आपके पास कुछ मुल्क होंगे या फिर कुछ रियासतें होंगी जो कि यूरोप में आके शामिल हुई होंगी। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि जो अमेरिकन इमिग्रेंट्स हैं वो यूरोप में आए, तो इसका मतलब ये है। या फिर कह रहे हैं दे बिग्रीफ माइंड देन आइनवेंडर्स स्टॉप नाक यूरोपा, कि आपके पास जो है इससे मुराद ये ली जाती है कि आपके पास वो जो लोग हैं जो कि यूरोप में आ गए, या माइग्रेंट्स कह लें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आइनवेंडर कहा जाता है माइग्रेंट्स को, तो इससे मुराद ये है कि वो जो माइग्रेंट्स थे उनको आने से रोक दिया गया, आइनवेंडरुम से स्टॉप नाक यूरोपा, कि उनको जो माइग्रेंट्स थे, जो इमिग्रेंट्स थे, उनको यूरोप आने से रोका, तो इसका मतलब है यूरोपेशी इंटीग्रासियोन। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। द मिथ्स इन यूरोपेशी आउसवेंडर इन देन यूएसए के माइंड, या फिर इसका मतलब ये है कि यूरोपियन जो लोग थे, अब आउसवेंडर से मुराद आप देखिए आइनवेंडर जो कि आए इमिग्रेंट्स, और आउसवेंडर की एक टिपिकल इंग्लिश टर्म इस्तेमाल होती है एक्सपर्ट्स, जो गए, यानी इससे मुराद ये है कि यूरोप से जो लोग अमेरिका चले गए, ये मुराद उससे है यूरोपेशी इंटीग्रासियोन। ये जवाब भी दुरुस्त नहीं है। द बिग ग्रिफ माइंड द सुजामिन श्लूस यूरोपेशी स्टार्टन सुर यूरोपेशी यूनियन, इसका मतलब ये है कि सुजामिन श्लूस यानी उन्होंने क्या किया, कोलिशन कर लिया या मर्ज हो गए, कौन, यूरोपेशी स्टार्टन, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने मिलके एक इदारा बना लिया यूरोपीय यूनियन का। नाम से जाहिर है यूरोपेशी इंटीग्रासियोन, इंटीग्रेशन हुई थी किसकी, यूरोपेशी, यूरोपियन कंट्रीज़ की इंटीग्रेशन हुई थी, तो इस टर्म से वो मुराद है, ना कि अमेरिकन यूरोप में आए या यूरोप में आने से लोगों को रोका गया या यहाँ से लोग अमेरिका गए, ये टर्म का कोई मतलब नहीं है। मतलब वही है कि सुजामिन श्लूस के मर्जिंग हुई या फिर कोलिशन हो गया, इत्तेहाद हो गया मुख्तलिफ यूरोपेशी स्टार्टन का, यूरोपियन स्टेट्स का, और क्या बन गई, वो यूरोपीय यूनियन, जो कि आज हमारे सामने है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है वॉज बेडोटेड द अपक्रूजिंग EU, यूरोपेशी यूनियन, यानी आपके पास जो यूरोपियन यूनियन, जिसको हमें पता है, ये पूछना चाह रहे हैं उसका एब्रीविएशन क्या है, यूरोपेशी उन्टरनेमन, कि कोई यूरोपियन उन्टरनेमा कोई कंपनी है, नहीं, यूरोपेशी यूनियन, ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का है, ना कि हाइटलिश यूनियन है, ना कि यूरो यूनियन है, ये है यूरोपेशी यूनियन। ये आपको यूरोपियन यूनियन जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, ये आपको बहरहाल याद ही करना होगा, या काफ़ी लोगों को वैसे भी पता होगा कि यूरोपेशी यूनियन होता है। अब चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर, जो कि वी फीले मिथ ग्लीड स्टार्टन हार दी EU होटे, कि आज जो है करंट डेट के अंदर, अभी जब हम ये लेक्चर्स बना रहे हैं, तो कितने मिथ ग्लीड कहते हैं पार्टनर को, या आप मिथ ग्लीड मेंबर होना, मेंबरशिप मिथ ग्लीड शाफ्ट, कि कितने मिथ ग्लीड स्टार्टन हैं, कितने रुकन ममालिक हैं यूरोपीय यूनियन के आज, अभी इस डेट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है मुस्तकबिल में सियासी तब्दीलियाँ आएँ, कुछ चीज़ें तब्दील हो जाएँ, तो फ़िलहाल 28, आप ये याद कर लें कि फ़िलहाल जो मैक्सिमम फिगर है इनमें से, जो कि 28 का बनता है, वो इतने यूरोपीय ममालिक हैं जो कि आजकल यूरोपेशी यूनियन या यूरोपीय यूनियन को इंग्लिश में कहते हैं, EU, उसके मेंबर हैं।
तो अगले सवाल की जानिब चलेंगे। अब अगला आ गया है, वेल्शे इज़ द फ्लागे द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन का झंडा कौन सा है। तो ये झंडे बहरहाल आप देख लें, कोई इनसे झंडा यूनाइटेड नेशंस का है, कि यूएस का हो गया, ये झंडा मालूम नहीं किसका है, लेकिन आप इस तरह याद कर लें कि मेंबर स्टेट्स के हवाले से उसमें सितारे बने होते हैं। तो आप इसको, खैर कलरफुल फ्लैग हमारे पास नहीं है यहाँ पर, वो कलर हम डाल नहीं सके, लेकिन फ्लागे से मुराद फ्लैग है। तो कौन सा इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा कि चौथा। तो जो जानते हैं यूरोपीय यूनियन को, बस इस तरह याद रखने के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके स्टार्स के हवाले से एक सिंपल सा इनका जो है फ्लागे है, या इसको फाने भी कहते हैं फ्लैग को, झंडे को। तो ये दो नंबर। बाकी जो यूरोपीय यूनियन का, ये यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग है, या यूएस का फ्लैग है, या किसी और कोई गिमाइंडे का फ्लैग है, लेकिन ये आप याद कर रहे हैं जो जितने सितारों के हवाले से उनके जो मेंबर ममालिक हैं, वही नंबर 2 हमारे पास यूरोपीय यूनियन का फ्लैग है। अगले सवाल पर चलेंगे। वो इज़ दैट सिट्स द यूरोपियन पार्लियामेंट्स के जो यूरोपियन पार्लियामेंट्स हैं। अब देखें, जो यूरोपियन ममालिक हैं उसकी, यूरोपियन कंट्रीज़ की अपनी अलग अलग पार्लियामेंट तो होती है। अब जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपियन यूनियन है, उसकी भी एक पार्लियामेंट है जिसके अंदर हर रुकन ममालिक से, जितने 28 ममालिक हैं उनसे नुमाइंदे वहाँ पर जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उनके भी इलेक्शन होते हैं, हम आने वाले सवालात में देखेंगे। तो ये सवाल कर रहे हैं कि उनके जो पार्लियामेंट है वो कहाँ बैठती है। ये आपको, इसके अभी एक सवाल और आएंगे, मैं आपको बता दूं, इनकी जो लोकेशन है वो लुक्सेमबर्ग है, स्ट्रासबुर्ग है, और ब्रुसेल्स, बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रसेल्स। तो अगर कभी भी आपको यहाँ जाना हो तो आप ज़रूर वहाँ पर जाकर, अगर आजकल तो कैसे कोरोना की वजह से प्रॉब्लम है, लेकिन जब हालात बेहतर हों, जब इजाज़त हो, तो वहाँ पर जाके अक्सर होता है यूरोपीय यूनियन का एक सेशन हो रहा होता है, वो लोग उसमें आपको शामिल करते हैं। आप वो उनकी वहाँ पर गैलरी है, आप वहाँ पर म्यूज़ियम वगैरह देख सकते हैं यूरोपीय यूनियन का, फिर आप उनके सेशंस होते हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी को मौका मिले तो ज़रूर अटेंड करें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो ये जैसे छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। सिट्स कहते हैं वो उनकी सिटिंग कहाँ होती है यूरोपियन पार्लियामेंट की, तो लंदन, पेरिस या बर्लिन में नहीं, एक स्ट्रासबुर्ग इनमें से ऑप्शन है जो कि फ्रांस का हिस्सा है। एक ये है। एंड वेल्श नोट आर्बाइटेड दिस यूरोपियन पार्लियामेंट, ये पूछ रहे हैं कि किन जगहों पर यूरोपियन पार्लियामेंट काम करती है। देखें, स्ट्रासबुर्ग तो हमें पता है, तो यही सही ऑप्शन है। देखिए, स्ट्रासबुर्ग, लुक्सेमबुर्ग और ब्रुसेल, ये वो 3 शहर हैं यहाँ पर यूरोपियन पार्लियामेंट के ऑफिस मौजूद हैं। तो ये बाकी पेरिस, लंदन या डेन हाग जो कि नीदरलैंड में, वहाँ पर नहीं है। रोम, बर्न या वीन, यहाँ पर ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह की कंट्रीज़ हैं, कैपिटल्स हैं, उनका पूछना, या बोन्स, यूरिक और माइलांड नहीं। स्ट्रासबुर्ग, लुक्सेमबुर्ग, ब्रुसेल, ये आप याद कर लें। इन जगहों पर यूरोपीय यूनियन की जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उनके ऑफिस हैं, या यहाँ पर वो लोग काम करते हैं। अगले सवाल की जानिब चलेंगे। वेयर विल बाय द यूरोपा वॉल गिवर्ल्ड, ये नाम से जाहिर है कि जो यूरोपीय यूनियन का जो इंतखाब होता है उसमें किन लोगों को मुंतखब किया जाता है। यूरोपा वॉल, आपको पता है वॉल इलेक्शन को कहते हैं। तो यूरोप का जो इंतखाब होता है उसमें किन लोगों को मुंतखब किया जाता है। दी यूरोपेशियन कमीशन की, यूरोपीय कमीशन को नहीं। इलेक्शन का मतलब है कुछ नुमाइंदे मुंतखब किए जाते होंगे, लोग मुंतखब किए जाते होंगे। द लैंडर दी इन EU आइंट्रेडन यूरोपियन, कि उन रियासतों का इंतखाब किया जाता है जिनको इजाज़त हो कि आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन जाएं। नहीं, इलेक्शंस ये वो नहीं है। दी अब गिवर्नेटेड दस यूरोपियन पार्लियामेंट, अब गिवर्नेटे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो यूरोपियन पार्लियामेंट जो हमने देखा, यूरोपियन पार्लियामेंट के ऑफिस हैं स्ट्रासबुर्ग में, लुक्सेमबुर्ग में, ब्रसल्स में, उनमें जो नुमाइंदे बैठते हैं, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में अक्सर इजलास होता है यूरोपियन पार्लियामेंट का। तो उनके जो नुमाइंदे हैं अब गिवर्नेटेड हैं वो मुंतखब, अब गिवर्नेट कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव को। तो यूरोपियन पार्लियामेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका इंतखाब किया जाता है यूरोपा वॉल के अंदर। जो यूरोपियन इलेक्शंस हैं उसमें उनका इंतखाब किया जाता है, ना कि यूरोपेशे फिरफासुम के, जो फिरफासुम कहते हैं, हमने पहले भी देखा था कॉन्स्टिट्यूशन को या लॉ को। तो यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंतखाब किया जाता है, या यूरोपियन कमीशन का इंतखाब किया जाता है, या फिर उन कंट्रीज़ का इंतखाब किया जाता है जो कि यूरोपीय यूनियन में जिनको इजाज़त तो नहीं। इसमें जब इंतखाब है तो नुमाइंदों का इंतखाब होगा। कौन से नुमाइंदों का? अब गिवर्नेट वो नुमाइंदे जो कि यूरोपियन पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे। हर मेंबर ममालिक से कुछ ना कुछ मेंबर का इंतखाब होगा। इंतखाब कैसे होता है ये हम लोग आपको, जो हमारा टॉपिक आएगा एक और इंतखाबात के हवाले से, टॉपिक नंबर 2, हम उसमें आपको ये पूरा जो सवाल हैं वो ज़रूर एक्सप्लेन कर देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। 10 यूरोपियन पार्लियामेंट विद रेगुलर मैसेज गिवर्ल्ड, ये कह रहे हैं कि जो यूरोपियन पार्लियामेंट का इंतखाब है वो रेगुलर मैसेज, आपको पता है रेगुलर बुनियादों पर होता है। इनका इंतखाब जो है वो कुछ फासले से या कुछ वक्त के बाद रेगुलर होता है।
तो नेमलिश यानी इससे मुराद ये है कि पर्टिकुलरली कब कब होता है, ये देखें ये हर 5 साल के बाद, ये आपको याद करना पड़ेगा। जो सबसे कम टाइम है, ना कि 6, ना कि 7, ना कि 8, हर 5 साल के बाद यूरोपियन पार्लियामेंट के नुमाइंदों का इंतखाब होता है। हर मेंबर कंट्री से, जो उनके मेंबर ममालिक हैं वहाँ से इंतखाब होता है कि ये लोग इस साल यूरोपियन पार्लियामेंट में 5 साल के लिए जाएंगे। तो 5 साल का वो टाइम है। और देखिए ये जवाब हमारा इसका दुरुस्त है। तो दोस्तों इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब, जो कि है ज़ाइट वन बिज़ाइट मान इन डॉइटलैंड मिड दम ओरो इन बार, कि जर्मनी में कब से जो है यूरो के अंदर पेमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। बिसालन कहते हैं पेमेंट को, पे करने को। कब से जर्मनी में यूरो करेंसी के तौर पे, आपको पता है कि इससे पहले हर यूरोपीय ममालिक, जो मेंबर ममालिक थे यूरोपीय यूनियन के, उनकी करेंसी अलग थी। जर्मनी में डॉइच मार्क इस्तेमाल होता था, हर कंट्री की अपनी करेंसी, उनका मार्क था। तो 21वीं सदी के बिल्कुल आगाज़ में, ये आपको बहर याद ही करना पड़ेगा, 2002 का वो साल था जब तमाम यूरोपीय ममालिक ने अपनी करेंसी भी सेम कर ली, जिसको इन्होंने यूरो का नाम दिया था। तो ये वो साल था। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जस्ट जब आपका सन 2000 के बाद का ये 21वीं सदी शुरू हुई है, तो उसका जो पहला ऑप्शन है 2002, उसके अंदर उस साल से बार के अंदर पेमेंट शुरू हो गई थी। अगला सवाल है दुश वेल्शे फितरागे श्लोस sich die Bundesrepublik auf Deutschland mit anderen Staaten zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft zusammen। ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा फितराक था या कौन से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था, एग्रीमेंट्स थे, जिससे जर्मनी जो है वो दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ विर्तschaftsgemeinschaft zusammen के कॉमन इकोनॉमिक सिस्टम। शायद हमने देखा था, ये एक मैंने पिछले सवालों में कवर किया था कि रोमा का फितराक था, रोमिशन फितराक था, कि इसका एक रोमा पैक्ट के नाम से उसको याद किया जाता है। उसके अंदर उन्होंने फैसला किया था एवेगे कि जो आपके पास पूरा जो यूरोपियन सिस्टम है, जो आपके पास यूरोपियन विर्तschaftsgemeinschaft, यूरोपेशन विर्तschaftsgemeinschaft, जो आपके पास ए वे गे, ये एक सिस्टम होगा। ये पूरे यूरोपियन ममालिक का जो ब्लॉक है यूरोपीय यूनियन का, ये इनका जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो एक तरह से काम करेगा। तो ये हमने पहले भी सवालों में कवर कर चुके हैं कि वो हाम्बुर्गर फितरागे नहीं था, ना पेरिस ना लंदन, वो रोम के अंदर फितराग हुआ था, जिसके अंदर जो है यूरोपीय यूनियन का जो बुनियाद भी आप कह सकते हैं सिलसिला वहीं शुरू हो चुका था। तो मेंबर ममालिक वहाँ पर आए थे और जो है वहाँ पर जाकर फिर उन्होंने एक फितराक किया था, कि एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक इकोनॉमिकल सिस्टम पूरे यूरोप का, ऑलमोस्ट जो यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं उनका सेम कर दिया जाएगा। तो ये हम लोगों ने ये इसका देखा था कि उसको रोमा का फितराक कहा जाता है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, जो कि है वी हाइस डॉइटलैंड विद फुलम नामन। ये जर्मनी का मुकम्मल नाम क्या है? हमें पता है कि ये बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड, ना कि बुंदिस स्टार्ट, बुंदिसलैंड, बुंदिस बेजरिक, बेजरिक ये भी नहीं है, बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड। जो लोग जानते हैं या आप याद भी कर लें, लेकिन वैसे भी लोगों को पता ही होता है कि इसका नाम बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड है। अगला सवाल है कि डॉइटलैंड ईस्ट, जर्मनी डॉइटलैंड क्या है? आयन कम्युनिस्ट रिपब्लिक, ये कम्युनिस्ट एक रियासत है, ये नहीं है। आयन डेमोक्रेटिक उन सोशल, हमें पता है कि जो जर्मनी का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो सोशल सिस्टम है और यहाँ पे डेमोक्रेटी भी है। तो सोशियल बुंदिस्टाट, बुंदिस स्टेट जो एक ऐसा मुल्क है जो कि डेमोक्रेटिक है, जो कि डेमोक्रेटिक भी है और सोशल भी है। ये जवाब दुरुस्त है, ना कि कैपिटलिस्ट है कि कैपिटलिज्म है और सोशल मुनारकी, जो बादशाहत का निज़ाम तो यहाँ पे नहीं है। सिस्टम डेमोक्रेटिक और सोशल है। आइन सोशलर है, सोशलिस्ट है बुंदिस्टाट, कि आपके पास पूरा उसका जो सियासी निज़ाम है वो भी सोशल है और इकोनॉमिक सिस्टम भी सोशल है। नहीं, डेमोक्रेटिक प्लस सोशल, ये आपको हमने एक्सप्लेन भी किया था पिछले सवालों में, और आप याद भी कर लें कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में बुंदिस्ताग, बुंदिस पार्लियामेंट का इंतखाब होता है, जो कि हमारा अगला टॉपिक भी वही है, टॉपिक नंबर 2 कवर करेंगे, और सोशल बुंदिस्टाग, ये इसका दुरुस्त जवाब है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे, द बुंदिस रिपब्लिक डॉइटलैंड इज heute gegliedert इन, के जो आज जर्मनी है, आपको पता है कि ये किस तरह तकसीम हुआ है? ग्लीडन कहते हैं स्ट्रक्चर को या ग्रुप करने को। तो बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइटलैंड वो जर्मनी है, ये किस तरह ग्रुप हुआ है, किस तरह इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये कैसे तकसीम हुआ है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं फियर बेज़र्ट्सुंगज़ोनन, कि वो 4 ऑक्यूपाइड एरियाज़ में 4 हिस्सों में तकसीम है। ये तो मैं पता है, ये तो ये बहुत पहले की जंग अज़ीम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, कि एक हिस्सा रशिया ने, एक सोवियत यूनियन ने, एक अमेरिका, एक इंग्लैंड ने या ग्रोस ब्रिटानिया कहते हैं, और एक फ्रांस दे लिया था। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। आइन ओस्टार्ड और आइन वेस्टार्ड की ईस्ट और वेस्ट में तकसीम हुआ 2 अलग ममालिक में, ये पता है हमें। ये भी नहीं है क्योंकि तो दीवारें बर्लिन टूटने के बाद से पहले से की बात है, टूटने के बाद ऐसा नहीं रहा।
आपके पास कह रहे हैं जैक्सन कांटून है कि ये 16 जो कैंटोनमेंट्स का 16 डिफरेंट पार्ट्स में कैंटोनमेंट्स में है, ये जवाब भी इसका दुरुस्त नहीं है। इसका जवाब ये दुरुस्त है कि जो आपके पास जर्मनी है ये बुंड यानी फेडरेशन है लैंडर, उसके अंदर सूबे हैं, और बिल्कुल डाउन द फ्लो अगर आप आ जाए तो कम्यूनल यानी लोकल गवर्नमेंट्स हैं। ये पूरा निज़ाम भी हम लोग पढ़ेंगे, ये भी हमारे जर्मन डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो सवाल हम कवर करेंगे उसमें आएगा कि टॉप पे फेडरेशन आती है, ये फेडरेशन है, डिफरेंट जर्मन 16 स्टेट्स हैं उनकी फेडरेशन है लैंडर, वो 16 सूबे हैं, और सूबों के अंडर फिर आपके पास ये लोकल गवर्नमेंट्स आती हैं जिसके अंदर आपके पास बुर्गरमाइस्टर, ओबर बुर्गरमाइस्टर वगैरह ये सब चीज़ें हैं। कैसे सिस्टम काम करता है, टॉपिक नंबर 2 हमारा इसी हवाले से होगा। तो जर्मन बेसिकली ये एक किस तरह स्ट्रक्चर हुआ है, बुंड, लैंडर und कम्यून, ये पूरा इसका निज़ाम है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि हमारे पास है कि वेल्शस इज द ज़्वापन der बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड। बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड का कौमी निशान एम्बलम क्या है? ये पता है हमें कि ये तो आपको हम पहले देख चुके हैं, ये DDR का था जिसके अंदर एक हथौड़ा था, एक सर्किल था, ये डोइचे डेमोक्रेटिस्che रिपब्लिक का था, ये इनका नहीं था। और ये दो भी नहीं है, आडलर यानी ये पहला जो ईगल का निशान है वो है जर्मनी का निशान, पहला इसका ये जवाब है। अब हम चलेंगे अपने अगले सवाल की जानिब जो कि आ गया, वेल्शस टियर इज द ज़्वापन टियर द बुंदिस रिपब्लिक ऑफ डॉइचलैंड। कौन सा जो जानवर है वो कौमी जानवर है, नेशनल एनिमल है जर्मनी का? लोवे यानी लॉइन है या आर्टलर? ये पता है, हमने पिछले सवाल में भी देखा था कि आर्टलर ईगल इनका निशान है। बेयर यानी बेयर रीच या फेड हॉर्स इसको हम कहते हैं कि वो इसका इनका कौमी निशान है, नहीं, आर्टलर जो ईगल है, जो शाहीन है, वो इनका वापन यानी कौमी निशान है। अगले सवाल की जानिब चलेंगे जो कि है वेल्शस सिंबल इस टीम प्लेनर साल दस दोइशन बुंदस्टाग हुसैन के जो जर्मन पार्लियामेंट है, ये भी हम देखेंगे इसकी बिल्डिंग कैसी होती है, ये सवालत आएंगे। तो पूछ रहे कौन सा सिंबल है, कौन सा निशान है, जो कि देखिए साल से पूरा हॉल होता है, ये पूरा हॉल है प्लेनर साल, ये पूरा जो हॉल है इसके अंदर कौन सा निशान है, कौन सा सिंबल है बुंदस्टाग के अंदर जर्मन पार्लियामेंट के अंदर, जो कि हम देख सकते हैं। द बुंदिस आर्टलर, ये देखिए यहाँ पर बुंदिस आर्टलर लगा हुआ है जो इनका कौमी निशान भी है, ना कि फाने दर स्टेट बर्लिन के, फाने कहते हैं फ्लैग को, कि जर्मन जो स्टेट है या हाउप्ट स्टेट कैपिटल बर्लिन उसका झंडा तो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वो भी नहीं है। राइस आर्टलर कि ऐसा पाज या आर्टलर कहते हैं ईगल को जिसके सर पे ताज हो, राइट्स मुराद इंपीरियल कहते हैं जो बादशाही हो, तो ये इसके ऊपर सर पे कोई ताज नहीं है, ये सिंपल एक आर्टलर है जो कि जर्मनी का कौमी निशान भी है। ना कि राइट को कौन है कि जो क्राउन होता है ताज, सिर्फ ताज लगाओ, सिर्फ ताज भी नहीं है, ना ईगल के सर पे ताज है, ये सिंपल एक बुंदिस आर्टलर है जो इनका कौमी निशान भी है। इसके साथ ही हम चलेंगे अपने अगले सवाल पर जो कि वेल्शे फार्मन हार्डी डॉइचे फ्लैग है कि जर्मन जो फ्लैग है उसमें कौन से कलर हैं। जो जर्मन फ्लैग को जानते हैं वो जानते हैं कि उसके अंदर काला रंग है, लाल रंग है, और उसको हम थोड़ा सा जो हमें पीला नज़र आता है वो बेसिकली गोल्ड है, वो पीला नहीं है वो गोल्ड है। तो श्वार्ज, रोट और गोल्ड, यानी आपके पास वो रंग काला, लाल और गोल्ड है। रोट वाइस तो बहरहाल इसमें ऑप्शन नहीं है, रोट समझ में आता है, श्वार्ज समझ में आता है, श्वार्ज रोट और ग्रीन भी नहीं है, श्वार्ज रोट और गैल्ब। तो गैल्ब वो जो कलर है वो गैल्ब नहीं है, वो गोल्डन है, वो गोल्ड कलर है, तो ये इसका दुरुस्त जवाब है। अगले सवाल पर चलेंगे जो कि है वेयर श्राइब देन टेक्स्ट डॉइचन नेशनल हिम्न कि जर्मनी का जो नेशनल एंथम है, नेशनल कौमी हिम्न जो हाइम या जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा। देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन उन्होंने 4 दिए हुए हैं, फ्रीडरिश है, शिलर से, या क्लेमेंस हैं, या जो गोएटे जो कि जोहान वोल्फगांग फोन गोएटे जो जिनको हम गोएटे के नाम से जानते हैं, क्योंकि आपको पता है जर्मनी में अक्सर नाम के साथ पुराने दौर में ट्रेंड था उनके शहर का नाम लगा दिया जाता था ताकि निशानी के तौर पर, क्योंकि नाम सिमिलर होते थे, या फिर हाइनरिश होफमैन फोन फॉलर्सलेबन है, तो ये याद रखना थोड़ा ट्रिकी है। तो इसका आंसर तो हाइनरिश होफमैन फोन फॉलर्सलेबन है, और थोड़ा सा ये मुश्किल है याद रखना, लेकिन इसकी मैंने एक छोटा सा एक ट्रिक इस तरह बनाई हुई है कि देखें जो कोई भी आपके मुल्क का कौमी तराना लिखता है जो वो लेबन्स लांगे याद रखा जाता है वो बंदा,
क्योंकि जब तक वो मुल्क, वो कौम एग्जिस्ट करती है, तब तक वो तराना पढ़ा जाता है और उसको ट्रिब्यूट जाता है उस बंदे को, उसको याद रखा जाता है। आप जो जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिन जिन ममालिक से उनका ताल्लुक़ है, तो आपको पता है कि आपके ममालिक में जिन्होंने आपका कौमी तराना लिखा था, उनको उनको याद किया जाता है। जब भी वो कौमी तराना इवेंट से पढ़ा जाता है तो आपको फ़ौरन आपके जहन में उनका नाम आता है कि ये कौमी तराना जो है, हमारा कौमी तराना इन्होंने लिखा था। तो लेबन्स लांगे, यानी लेबन्स लांगे लाइफ लास्टिंग, लाइफ लॉन्ग, जब तक उस मुल्क की ज़िंदगी है तब तक वो याद रखा जाएगा। तो आप इस तरीके से याद कर लें, हाइनरिश होफमैन फॉन फॉल्ट्स लेबन, इनके आखिर में लेबन आ रहा है। यानी मैंने जस्ट एक लॉजिक बनाई हुई है, आपको और कोई तरीका याद करने का, आप उससे याद कर लें, ये याद ही करना होगा। तो लेबन आखिर में आ रहा है, तो लेबन्स लांगे, उन्होंने एक बार कौमी तराना लिख दिया, नेशनल होम ने लिख दिया, तो अब वो लेबन्स लांगे, उनका नाम जाना जाएगा हाइनरिश होफमैन का। तो लेबन से आप याद कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो अब दुरुस्त है, इसके साथ ही हमारी आज की तीसरी वीडियो भी अपने ख़त्म को पहुंची दोस्तों। हम लोग दूसरी जंग अज़ीम से पहले से लेकर मौजूदा जर्मनी के हालात तक आ गए हैं। हमने पूरा सिस्टम देख लिया इस वीडियो के अंदर जो हमने आज बनाई इस लेक्चर में, कि कितनी जर्मन रियासतें थी जो कि ईस्ट जर्मनी में शामिल थी, आके वेस्ट जर्मनी में शामिल हुई, जर्मनी का कौमी निशान और नेशनल एलिमेंट, हमने सब चीज़ें कवर कर ली हैं। अब इस टॉपिक के लगभग हमारे कोई 20 से कम सवाल रह गए हैं, फिर हमारा टॉपिक 1 जो कि जर्मन हिस्ट्री और करंट सिस्टम पे था वो ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम की जानिब जाएंगे, जर्मनी का जो इंतखाबी निज़ाम है, जो सियासी निज़ाम है, वो कैसे काम करता है। अगर आपको मज़ीद जानना है कि हमारी वीडियोस किन 4 हिस्सों में तकसीम होंगी, तो आप हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो, जो पहली वीडियो, भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, हमें फीडबैक दें, हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों से भी आप शेयर करें हमारी वीडियोस जो कि आइनबर्गरुंग टेस्ट या लेबन्स इन डॉइचलैंड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखें। कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, कोई फीडबैक हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें आगाह करें, और कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो हम वो इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएँ। तो दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, और हम लोग फिर अगली वीडियो में आएंगे और आपको मज़ीद सवालात हम एक नया सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। तो बहुत ख्याल रखिए अपने। बाय।